नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। एलडीसी में जो बुक पढ़ना था आरोह भाग 2 उसका आज हम काव्य खंड का आज क्लास है जिसमें से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पतंग। पतंग जो है आलोक धनवत जी के द्वारा लिखा गया है यह कविता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है ना इसमें पतंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। इसमें बच्चे अपने पतंग लेकर अपने खेत की तरफ निकल गए और उड़ा रहे हैं। चलिए इसी को आज कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है, जो कि क्लास यहाँ पे लगातार आपको मिलेगा। चलिए इसी को देखते हैं। रही बात पीडीएफ की, ये पीडीएफ को तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगा, वहां से आप जाके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आरोह खंड का ये जो है कविता है और इसमें आलोक धनवाज जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इनका थोड़ा जीवन परिचय को देख लेते हैं ताकि परीक्षा में सवाल ना छूटे। आलोक धनवाज जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1948 को। कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 2 जुलाई 1948 को मुंगेर बिहार में। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे कि एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इनका एक ही मात्र कविता संग्रह कौन सा है कि दिन दुनिया रोज बनती है। पहली कविता जनता का आदमी, इनका जो पहली कविता है वो है जनता का आदमी। कविताएं हैं जैसे भागी हुई लड़कियां, नदियां, ब्रूनो की बेटियां, पगडंडी, समुद्र और चांद, कारवां, सफेद रात, आदि आदि। पतंग कविता भी दुनिया रोज बनाती है काव्य संग्रह से संग्रहित है। जो पतंग है ना, ये पतंग कहाँ से संग्रह किया गया? तो जहां से कविता दुनिया रोज बनाती है काव्य संग्रह से यह संग्रहित किया गया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से और चमकीले इशारों से बुलाते हुए। क्या बोल रहा है इसमें कि सबसे तेज बछोर बछोर बौछारे गई भादो गया, यानी कि भादो चला गया, अब शरद ऋतु का आगमन हो गया और सवेरा हुआ और खरगोश जैसी आंखें लाल सवेरा हुआ। इसे देखते ना सुबह सुबह के कितना मस्त तो देखने में लगता है, तो उसी तरह लाल खरगोश जैसे ये सवेरा हुआ। शरद आया फूलों के पार करते हुए आया और अपनी नई चमकीली साइकिल से तेज चलाते हुए, मतलब चलाते साइकिल नहीं बात कर रहा लेकिन उसी तरह बात कर रहा है कि साइकिल की जैसे यह तेज चलाते हुए आया। घंटी बजाते हुए कि आ जाओ जाओ हमारा मौसम साफ हो गया, आप लोग आके पतंग उड़ाइए, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चलिए, और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जैसे कि पतंग जो बच्चे उड़ा रहे थे उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरा मौसम साफ था, चमकीले इशारों से बोलता कि आइए अब थोड़ा मौसम साफ हो गया, आप लोग पतंग उड़ाइए। आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश को इतना मुलायम बनाया था कि पतंग आसानी से ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। जैसे कि पतंग जो है ना वो कैसे बनता है, ये इस तरह होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हल्की कहने का मतलब है कि इसमें क्या पत्थर उत्थर होता है क्या? ये पेपर से बनता है, एक जो एक कवानी बोलते हैं ना, और पतले धागा से यह उड़ता है। तो इसी बोल रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यह उड़ सके, ताकि ये जो बादल साफ किया मुलायम बनाया ताकि ये उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया का जितना सबसे पतला कागज है उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, साथ में क्या हो सके, बांस की जो पतली कमानी हम लोग देते हैं ये क्या करे, उड़ सके। कि शुरू हो सके सीटियों का खिलकारियों किलाकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मतलब कि कोई सीटी मार रहा है तो खिलखिला रहा है, तितलियां, इतनी नाजुक दुनिया हो गई है। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है, बच्चे अब पतंग उड़ा, बादल ऐसा साफ है कि मानो मजा आ जाएगा देखने में, इतना मुलायम है ताकि क्या हो सके, पतंग आराम से उड़ सके। चलिए इसी को आज भावार्थ देखते हैं क्या कहना चाहता है कि व्याख्या है कि वर्षा ऋतु में बादल खूब बरसकर चले गए और इस ऋतु के अंतिम महीने भाद्रपद और आश्विन भी बीत गए।
शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे शरद ऋतु का आगमन हुआ तो अब इसीलिए कि परिवर्तन दिखाई देगा। प्रातः काल सूर्य का प्रकाश अधिक चमकीला दिखाई देने लगा। शरद ऋतु का आगमन इतना उल्लास भरा था कि मानो वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब इतना उल्लास भरा हुआ था ना कि मानो कि बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित कर रहा। बच्चे जल्द ही पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं और वे कागज और बांस की पतली तितलियों से बनी पतंगों को आकाश में उड़ाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। मतलब कौन होता है, अरे हम काट देंगे आपका पतंग, ये होड़ लगाते हैं। कितना मजा आता होगा सोचिए। सीटियां बजाते हैं और उनकी किलकारियां दूर दूर तक सुनी जाती है। यानी जो बड़ा हंसते हैं, खेलते हैं, चिल्लाते हैं, वो क्या है, वो दूर दूर तक सुनी जाती है। ये रंग बिरंगी पतंगे उनकी बच्चों की कोमल भावनाओं को व्यक्त करती है। आकाश में तितलियों की भांति उड़ने वाली इन पतंगों के माध्यम से छोटे बच्चे अपने हृदय की उमंगों को भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं। इसमें क्या करना चाहते हैं, अपने साथ पतंग उड़ा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यही कभी कहना चाहते हैं कि ऐसा मतलब मौसम हो गया ना, इतना सुहावना मुलायम हो गया है कि मत माने, मत मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध तो छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जब वे पेंग भरते चले चले जाते हैं और डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जन्म से ही क्या होता है, जन्म के साथ ही वे लाते हैं कपास। मतलब इतना मुलायम उनका पेड़ होता है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ। इतना मुलायम होता है ना, उस समय का शरद ऋतु आपको आनंद हो जाएगा। तुलना किया है पैर से कि बच्चों के जो पैर होते हैं बहुत मुलायम होते हैं जब वे दौड़ते हैं बेसुध, मतलब जब वे दौड़ते हैं खाली पैर। छतों को भी नरम बनाते हुए, मतलब छत भी जो है ना वो मस्त नरम बना देता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि कहते हैं कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतनी ही कोमल होती है उनकी भावनाएं। ऊंची उड़ान के लिए व्याकुल हो उठते हैं, पूरा पृथ्वी पर अपना अधिकार जताते हुए जब ये दौड़ते हैं तो छतों की कठोरता भी उन्हें रोक नहीं पाती। क्या होता है, जब बच्चे दौड़ते हैं तो क्या उनकी जो छत, उनकी कठोरता भी है जो बच्चों को नहीं रोक पाती है। उनकी किलकारियां दूर दिशाओं में गूंजती गूंजती सुनी जा सकती है, जो यदा कदा मृदांग का आभास देती है। इन बच्चों का एक ओर से दूसरी ओर जा आना वृक्ष की डाल लचीलेपन का आभास देता है, अर्थात बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज ही आकृष्ट करती है। क्या करती है, वृक्ष की डाल लचीलेपन को क्या आभास देता है, अर्थात बच्चे की बाल सुलभ चेष्टाएं हृदय को सहज ही आकृष्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनको रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। क्या बोल रहा है कि छतों के जो किनारे तक है, ये खतरनाक किनारे तक उस समय क्या लगता है गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर को संगीत। पतंगों धड़कती ऊंचाइयों के थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। मतलब क्या लगता है, एक महज छोटा पतला सा धागे के सहारे उनकी जो है क्या थाम लेती है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ऐसा लगता है कि वो अपने पतंग के साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने धागों के सहारे। चलिए क्या कहना चाह रहा है कवि जी, कवि कहते हैं कि शरद के आगमन के साथ ही बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं। वे पतंगबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों को भी ध्यान नहीं रहता। उन्हें इतना मतलब मग्न हो जाते हैं कि कहाँ छत है, कहाँ क्या है, कहाँ ढेला है, कहाँ कुछ है, वो कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे में पतंग की ऊंचाई और उसकी डोर ही उनके लिए एकमात्र सहारा बनती है। पतंग उड़ाते समय उनका रोमांच ही उन्हें हर आने वाले संभावित खतरों से क्या करता है, बचाता है। और कवि कहना चाहते हैं कि उनका बाल मन पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा होता है। तो उनके क्या कहना चाह रहा है कवि, कवि कहना चाहते हैं कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा होता है।
उनके मन में भी बुलंदियों को छूने की उमंग उठती है। बच्चों के उर्वर मन में निरंतर कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है। बच्चों के उर्वर मन में क्या होती है? निरंतर नई कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, चलिए। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास आती है। क्या बोलता है? अगर वे गिरते हैं छतों के किनारे से तो खतरनाक है, वे बच जाते हैं तब वो और भी निडर हो सुनहले सूरज के सामने आते हैं, और पृथ्वी पर और भी तेज घूमती हुई आती है और उनके बेचैन पैरों के पास। चलिए, क्या कहना चाह रहा है कवि, देखिए। शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही बच्चे छत पर चढ़ जाते हैं, ठीक है, और पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी में ये इतने मग्न हो जाते हैं कि इन्हें छतों के किनारों का भी ध्यान नहीं रहता है। इतना मग्न होता है कि क्या बोलिएगा, इनको कोई भी ध्यान नहीं रहता है। ये बच्चे यदि कभी छतों किनारे से नीचे गिर पड़ते हैं तो बच जाते हैं। और अगर बच्चे गलती से गिर भी गए तो उनको कुछ होता नहीं है, वो आराम से बच जाते हैं। तो अधिक निडरता से पतंगबाजी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ये पहले भी अधिक पतंगबाजी में रम जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है? ये पहले भी अधिक पतंगबाजी में रम जाते हैं और शरद ऋतु की सुनहली धूप में अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं। और परोक्ष रूप से ये बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं। मतलब परोक्ष रूप से क्या करते हैं? बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं। ठीक है, चलिए। जे आलोक धनवा के जो द्वारा लिखा गया कविता था पतंग, वो आज समाप्त हो गए। और इसका एमसीक्यू जो है, पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके साथ एमसीक्यू लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।